नमस्कार। एक मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं समाज के कुछ ऐसे विशिष्ट लोगों से जिन्होंने अपने जीवन में सेवा को एक ध्येय बनाए रखा है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए भी जीते हैं। दूसरों के जीवन में कुछ भला करने, कुछ बेहतर करने के प्रयास उनके सतत रहते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री रामफल पवार जी, जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। रामफल जी ने अपने करियर की शुरुआत आईआईटी से की। अब ये गौर करने वाली बात है कि कोई टेक्निकल एजुकेशन का व्यक्ति सिविल सर्विसेज में, वो भी आईपीएस में, क्या करता है। उनके जीवन में कुछ ऐसे कारनामे उन्होंने किए हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सब करने के लिए एक बहुत तगड़ा कमिटमेंट चाहिए। वो डीआईजी और आईजी के पदों पर भी रहे हैं। भारत के अनेक वीआईपीज जैसे प्राइम मिनिस्टर्स इत्यादि की भी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रही है। नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो के वो निदेशक के रूप में रिटायर होते हैं और फिर उसके पश्चात समाज में और भी उत्थान के कार्य के प्रति उनका जो समर्पण है वो देखने को मिलता है। आइए आज करते हैं उनसे एक मुलाकात। नमस्कार पवार जी। नमस्ते जी। स्वागत है आपका एक मुलाकात में। धन्यवाद। पहले तो जब हम एक मुलाकात में हमारे किसी मेहमान को बुलाते हैं तो लोग ये जानते हैं उनके बारे में कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। अक्सर ये चीज़ कॉमन होती है कि जब हम पब्लिक फिगर्स को देखते हैं या उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है, तो लोगों को वो अचीवमेंट ज़रूर नज़र आता है, बट उसके पीछे का बैकग्राउंड जो होता है वो पता नहीं चलता। सिर्फ वो टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखता है, बट बाकी चीज़ हिडन रहती है। ये जानना ज़रूरी है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने लाइफ को इतना यूज़फुल बनाया है, पर्पसफुल बनाया है, लोगों के लिए बेनिफिशियल बनाया है। तो आपकी जर्नी के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। आप कहाँ से आते हैं, क्या आपका फैमिली का बैकग्राउंड रहा और कैसे आप आईपीएस और फोर्सेस में काम करने के बारे में आपको ये चीज़ कहाँ से मिली? मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। एक गांव है ढाणीपाल, हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। तो बहुत ही बैकवर्ड गांव रहा था हमारे टाइम में, शुरुआत से ही। और मेरे फादर गांव में ही एक कारीगर थे, कारपेंटर हुआ करते थे। और लेकिन वो एक्स मिलिट्री थे। तो उनमें जो जज्बा था काम करने का, उससे वो बहुत ही अच्छी तरह से जाने जाते थे गाँव में और आसपास के दूसरे गाँवों में। और शुरू से ही वो हमें कहते थे कि काम में ना जी लगा कर के काम करो, मेहनत करो, रिजल्ट अपने आप आते रहेंगे। तो वहीं से हमने सीखा कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें मेहनत और पूरी लगन के साथ करें। रिजल्ट की हमने परवाह नहीं की, बल्कि हमें पता भी नहीं था कि हम ऐसा कुछ बनेंगे। हमने तो सोचा था बनते जाएँगे, कुछ बन जाएँगे, लेकिन ऐसा कोई टारगेट था नहीं हमारा। हाँ, मेहनत करना है ये शुरुआत से हम स्टडीज़ में अच्छे स्टूडेंट्स में हुआ करते थे। और बाबा की कृपा से हम हमेशा फर्स्ट आते रहते थे क्लास में। तो हमारे जो अध्यापकगण थे उनका भी बड़ा प्यार, दुलार, सहयोग था हमारे ऊपर। और बड़ा जी-जान से वो हमें पढ़ाते भी थे और हमारी अचीवमेंट देख के खुश भी होते थे। तो वो हमें एक उदाहरण टाइप का ही मानते थे। तो इससे हमारा मनोबल और बढ़ता था और हम मेहनत करते थे। और फिर हम गाँव से पास होकर के हम कॉलेज में गए। तो वहाँ पहले गाँव में जो हमारे हेडमास्टर थे रामकृष्ण यादव, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर। और बल्कि सारे ही टीचर्स जो हमें पढ़ाया करते थे, सभी का आशीर्वाद अच्छा था। लेकिन वो हेडमास्टर थे, वो साथ में हमारे गए कॉलेज में एडमिशन दिलाने हम। क्या बात! और तो उनको भी अच्छा लगा कि देखो हमारे स्कूल के बच्चे एक अच्छा उन्होंने अचीव किया है, तो मैं साथ जाऊँ और कॉलेज में इनको दिलाऊँ। तो वो प्रिंसिपल साहब से मिले और उन्होंने मेरी फ़ीस माफ़ करवाई वहाँ पर उनसे बात करके। इनफैक्ट वहाँ प्रिंसिपल साहब थे नारायण दास ग्रोवर, एक देवता आदमी थे।
तो उन्होंने जब देखा मेरी बैकग्राउंड तो खुद ही उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए बहुत ही एक उपलब्धि होगी कॉलेज के लिए, ये हमारे कॉलेज में आए और हम इनका सब कुछ माफ़ करेंगे और अच्छी तरह पढ़ाएंगे। तो हम वहाँ गए तो हमारा सब कुछ माफ़ था, हॉस्टल में रहना, खाना पीना सब उन्होंने फ्री किया था और हम वहाँ थे। तो पढ़ते-पढ़ते फिर हमने जो 11th क्लास हुआ करती थी, उन दिनों उसको कहते थे प्री यूनिवर्सिटी। हुँ, प्री यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान पाया, तो वो भी खुश हुए। और फिर हमने 12th में वहीं दोबारा एडमिशन लिया और 12th में भी भगवान के आशीर्वाद से हमने यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान पाया। तो उसके बाद फिर ये किसी ने कहा कि आप आईआईटी कोई कुछ चीज़ होती है, उसमें आप हुँ, अपीयर हो जाओ, एग्ज़ाम दो। जी, तो हमें तो पता नहीं था ये क्या है। हमने आईटीआई सुना था, आईआईटी नहीं सुना आईआईटी था। नहीं सुना तो था। हमने सोचा शायद ये, तो लोगों ने कहा भी आईटीआई क्यों जाना चाहते हो, आप तो अच्छे हो। हुँ। तो हमें भी नहीं पता था, कहा कि सुना है कि आईआईटी अच्छी होती हैं। तो हमारे लिए तो वहाँ एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था कुरुक्षेत्र में। जी, तो उसी की भनक हुआ करती थी, सभी वहीं जाना चाहते थे, हुँ, लेकिन किसी ने आईआईटी तो सुना नहीं था। तो किसी तरह हमने वो एग्ज़ाम दिया और सेंटर में शायद हम ही अकेले थे, हम पास हो गए। क्या बात तो है। तो हमें अच्छा लगा, फिर वहाँ गए, बताया गया हमें, एक वो था कि जितना दूर जाओ, बच्चे थे कि हुँ, बॉम्बे पढ़ते हैं, मद्रास पढ़ते हैं तो शायद अच्छा होता होगा। हुँ, तो हमने दिल्ली आईआईटी तो 5 जगह हुआ करती थी। हुँ, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, मुंबई और खड़गपुर। हुँ, तो हमने सोचा दूर वाली जगह पे जाते हैं, तो हमने हुँ, मद्रास को पहली चॉइस। क्या बात! जबकि जबकि हमारा दिल्ली में हो जाता है आसानी से। हाँ, तो हमने मद्रास को फर्स्ट चॉइस लिखा कि दूर जाएँगे। तो बाद में लोगों ने कहा दूर क्यों गए? मैंने कहा हमने तो सुना था दूर जाना एक अचीवमेंट होती है। तो हाँ, चलो हम मद्रास गए। फिर वहाँ पर 5 ईयर का प्रोग्राम होता है। जी, लेकिन कुछ दिन के बाद ही, शायद 10-12 दिन के बाद ही एक और एग्ज़ाम का वहाँ घोषणा हुई, जिसको कहते थे जॉइंट एडवांस टेस्ट, हुँ, जेएटी। हुँ, तो उसमें अगर कोई पास हो जाए तो उसका 1 साल बच जाया करता था। हुँ, तो हम भी अपीयर हो गए हुँ, और पास भी हो गए। क्या बात! तो हमारा वो 5 साल के बजाय वो प्रोग्राम 4 साल का हो गया। हुँ, तो वहाँ पता लगा कि अब इनको कैसे एक्सक्लूसिव तो कोई इनके लिए होता नहीं है, क्योंकि हुँ, हम शायद 2 ही थे वहाँ हुँ, आईआईटी में जो पास हुए। या तो उन्होंने कहा आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले लो। हुँ, तो हमने कहा सेकंड ईयर में कैसे, हमें फर्स्ट ईयर ही नहीं आता। हुँ, तो फिर उन्होंने कहा या फिर आपको ऐसा करते हैं, पूरे इंडिया से अ, ऐसे बच्चों का एक और ऑप्शन है कि वो कानपुर में जाकर के 5 ईयर की बजाय 4 ईयर प्रोग्राम स्पेशल उनके लिए है। हुँ, तो हमने कहा ठीक है कानपुर भेज दीजिए। तो हम 18 दिन के बाद कानपुर आ गए और वो मिला-जुला प्रोग्राम था। हुँ, कुछ कोर्स हम फर्स्ट ईयर के साथ करते थे, कुछ सेकंड ईयर वालों के साथ, कुछ थर्ड ईयर वालों के साथ। तो ऐसा करके हमारा पूरा 4 ईयर में वो आईआईटी में हो गया। फिर हमें जॉब मिल गई, फिर जॉब करते रहे। फिर 3 साल के बाद पता लगा कि शायद कर्मभूमि और कहीं है। तो एक चाह हुआ कि सिविल सर्विसेज़ का दिया जाए। कुछ शुभचिंतकों ने भी कहा कि आप सिविल सर्विसेज़ दो। तो वो दिया तो हमारा पहले रेलवेज़ में हुआ। हुँ, तो हम वहाँ टोटल 3 महीना रहे और फिर दूसरी बार एग्ज़ाम दे दिया था। रेलवे का रिज़ल्ट आते-आते दोबारा अपीयर हो गए थे। तो दूसरी बार में हमारा यहाँ आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में हो गया, तो हम वहाँ आ गए। ये हमें बहुत ही हाँ, स्ट्रेंज लग सकता है बहुत सारे लोगों हाँ, को कि कहाँ एक आईआईटी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से जो टेक्नोलॉजी के लिए कंट्री की सबसे अच्छी जी। इंस्टीट्यूशन से पढ़ के सिविल सर्विसेज में आना वो भी पुलिस के लिए ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है ये कैसा रहा। मैं भी ये प्रश्न बार-बार सुन चुका हूँ कि टेक्नोलॉजी एक तरफ है और पुलिसिंग एक तरफ है। लेकिन आजकल या उन दिनों भी देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह होता है, हर फील्ड हम्म में होता है। और ख़ास तौर पर एनालिटिकल माइंड जो आप इंजीनियरिंग में जो एक अचीव करते हो, उसकी तो हर जगह ज़रूरत, चाहे वो आप साइंस के बैकग्राउंड के थ्रू करें या इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के थ्रू करें या फिर आपकी नेचर में हो। ऐसा चाहे आप आर्ट्स करके भी अगर एनालिटिकल बैकग्राउंड या उस सोच को रखते हैं, तो आपको ज़रूर काम में आती है। तो एक तो ये।
दूसरा मेरा ये कारण था यहाँ आने का कि वहाँ पर जो इंजीनियरिंग में हम देखते थे, कंपनी में रोल जो दिया जाता था, वो बड़ा सीमित होता था। एक प्रोजेक्ट का आप एक छोटा-सा हिस्सा हुआ करते थे और आपकी कोई ख़ास जान-पहचान भी नहीं होती थी। जबकि यहाँ पर सुनते थे कि जान-पहचान भी होती है, लोग जानते हैं और आपको एक इम्पोर्टेंट काम दिया जाता है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे पुलिस में हमें सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर बनाया जाता है, जो कि पूरे सब डिवीज़न जिसमें कई गाँव होते हैं, कई पुलिस स्टेशन होते हैं, 4 या 5 पुलिस स्टेशन और गाँव तो कम से कम 20-25 गाँव होते हैं। तो वो जो एरिया होता है उसमें व्यवस्था, सुव्यवस्था कायम करना, क्राइम को कंट्रोल करना और ये सब बातें आपको ट्रैफ़िक, वीआईपी सिक्योरिटी और बहुत सारे काम होते हैं और उसमें आप सोल ज़िम्मेवारी आपकी होती है। तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो वो आपको यंग एज में ना जब आप डायनामिज़्म होता है आप में, तो आप कुछ करना चाहते हैं हैवी। तो एक वो भी अट्रैक्शन था जिसके कारण हम यहाँ पर आए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट्स बडिंग सिविल सर्वेंट जो आना चाहते हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है उनको इस तरफ ड्राइव करने के लिए। नेचुरली एक पब्लिक लाइफ हो जाता है पुलिस स्टेशन, या जब आप करेक्ट। कहते हैं तो पब्लिक इंटरेक्शन बढ़ता है और ज़्यादा लोगों के लिए आप जिम्मेदार भी होते हैं। आपके करियर में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि आप धीरे धीरे नई नई चीज़ें करते गए हैं। भले वो एंटी करप्शन को लेकर काम करना हो, अम, फिर आप स्टेट के सीआईडी को हेड करना हो। ये सारी चीज़ें जब आप करते गए हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, बहुत अच्छा स्मूथ केक वॉक रहा होगा। मगर सभी ये बात न भी समझते हों, मगर हम जानते हैं कि जब तक एक व्यक्ति एक चैलेंज को फेस नहीं करता तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। तो आपने भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस देखे होंगे। तो उन चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग डिफ़िकल्टीज़ आते हैं तो लोग सहम जाते हैं, कोई घबरा जाता है। लोग हेल्प के लिए इधर-उधर भागते हैं। आपके लिए कैसा रहा? कैसे आपने अपने लाइफ़ के इन चैलेंजेस को फ़ेस किया? क्या ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स थे लाइफ़ के या कोई गाइडेंस रहा आपका? देखिए शुरुआत में जब हम आए पुलिस में तो इनिशियल कपल ऑफ इयर्स बहुत अच्छा स्मूथ नहीं रहा क्योंकि एक तो हम नए थे और दूसरा सिचुएशंस हालात जिस एरिया में हमारी पोस्टिंग है वो था थोड़ा सा काफ़ी डिस्टर्ब थे और गड़बड़ के हालात। मैं बंगाल काडर मिला था मुझे और वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविज़्म बहुत चरम सीमा पर आमतौर पर होता है और उन दिनों था भी, बहुत ज़्यादा ही था। तो पॉलिटिकल राइवलरी और आपस में मारपीट जो डिफरेंट ग्रुप्स में वो काफ़ी उस सब डिवीज़न में हुआ करती थी। और हम जब जाते थे तो पब्लिक से भिड़ना और ये सब हालाँकि कोशिश की जाती थी कि बगैर हिंसा के सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, लेकिन वहाँ पर पॉलिटिकल राइवलरी बहुत एक्सट्रीम पे होती है, तो एक दूसरे को वो बर्दाश्त भी नहीं करते। जी। दूसरी पार्टी का है तो मतलब दुश्मन मान के चलते हैं वहाँ पर। हालाँकि सिचुएशन शायद सुधरी हो, अब लेटेस्ट मुझे पता नहीं, बट उन दिनों वो ये हालात हुआ करते थे। और जब देखा कि यहाँ तो रोज़ मारपीट और रोज़ धरना, रोज़ हंगामा, रोज़ लाठीचार्ज, तो हमने सोचा ये शायद गलत जगह पर तो नहीं आ गए हम। कोई करियर गलत तो नहीं चूज़ कर स्वाभाविक है लिया। ऐसा सोचना। हाँ, हम इंजीनियर टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग और यहाँ ये सब तो पहले तो लगा कि शायद हमें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए। हुँ, तो हमारे एक सीनियर हुआ करते थे मिस्टर सरवडे, आज तक भी मुझे याद है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये थोड़ा टेम्पररी स्टेज है, हुँ, ये हमेशा ऐसे नहीं होती और आपका बहुत कंट्रीब्यूट करना है इसमें, तो आप आए हैं तो इसको और थोड़ा सा समझें, इसमें थोड़ा सा सहनशीलता रखें और पेशेंस रखें, तो ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और वो भी कहते हैं ना समय बलवान है वो अपने आप हो हुँ, जाता है। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आप हर सिचुएशंस को हैंडल करते हो और दूसरा सिचुएशन भी टाइम के अनुसार बदलती हैं, हर हुँ, टाइम एक सिचुएशन नहीं रहती। तो हमने वो बात मानी, हम रहे तो 1 सवा साल में हालात ठीक हो गए, हमारी प्रमोशन हो गई ऊपर, एडिशनल एसपी लेवल पर थोड़ा-सा ये भाग-दौड़ कम होती है, प्लानिंग उसमें आपका रोल ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें ठीक रहा, फिर जब एसपी बने डिस्ट्रिक्ट्स के तब तो
आप जैसा आपकी बुद्धि है, जैसी आपकी सोच है, उसके हिसाब से आप काफ़ी कुछ प्लान कर सकते हैं और सिचुएशन को बहुत आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम यूनाइटेड नेशंस में भी गए थे 1 साल के लिए, तो वहाँ पर हमने कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में सीखा कि पब्लिक को कैसे इन्वॉल्व करें, साथ में लें और ये सुरक्षा या क्राइम प्रिवेंशन है, ये पब्लिक के थ्रू आप जॉइंटली एक साथ रह करके उसको टैकल करें तो सिचुएशन बहुत सहज हो जाती है। आपके अनलिमिटेड हाथ हो जाते हैं अगर पब्लिक आपके साथ है। बिल्कुल है। अनलिमिटेड आईज हो जाती हैं आप। जो क्रिमिनल्स हैं उनकी संख्या तो बहुत कम है, पब्लिक ज़्यादा है, तो आप क्रिमिनल्स के पीछे भाग रहे हैं, पब्लिक को आप इग्नोर कर रहे हैं, इसकी बजाय पब्लिक के साथ रहिए, क्रिमिनल्स अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये सोच जो उन दिनों पूरे वर्ल्ड में गेन कर रही थी, तो ये हमने सीखी वहाँ पर। और फिर जब वापस आए 1 साल के बाद, तो वी इम्प्लीमेंटेड दिस इन द डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था सहायता। तो उसमें क्या करते थे हम कि जो भी आपस में नेबर्स के डिस्प्यूट या एक दूसरे के साथ छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, तो कई स्टेट्स में ना एक जैसे पंचायत सिस्टम होता था पहले, या आपस में गांव में कुछ अच्छे लोग, सीनियर लोग हुआ करते थे, उनके पास चले जाते थे, भाई हमारा छोटा झगड़ा है आप मिटा दो, अब बातचीत करके ना फैसला कर लो। पंच के पास चले जाया करते थे। तो वो सिस्टम आजकल नहीं रहा है। तो हर कोई चाहता है कि कहाँ जाएं हम, जैसे कोई बाउंड्री वॉल का ही झगड़ा है, या पानी हमारे घर से निकल के किसी में जा रहा है और उसको परेशानी हो रही है, ऊपर से कुछ आवाजें खटखट करते रहते हैं, वो कहाँ जाएं। तो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहते हैं ये तो भाई हमारा काम नहीं है, ये तो आप कोर्ट के पास जाओ। इसको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि छोटा ऑफेंस है और इसमें कोर्ट ही परमिशन दे तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। बिल्कुल। तो आप पुलिस के पास जाइए। अब आम आदमी कैसे कोर्ट के पास जाएगा? तो एक प्लेटफॉर्म की कमी थी। तो वो महसूस की गई कि इससे क्या होता है कि एक तो पब्लिक को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा तो भटकते रहते हैं इधर उधर, कोई पॉलिटिकल सिफारिश लाएगा, कोई क्या करेगा, आना तो पुलिस के पास ही है, फाइनली करना पुलिस को ही है। ये बात बताते हैं, पता चलता है कि समाज में ये जो व्यवस्थाएं हम देखते हैं वो दिनों दिन समस्याएं भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, और इसे सॉल्व करने के लिए हर कोई प्रयास भी करता है। और ऐसे जब अनूठे प्रयास किए जाते हैं, कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, तो बहुत कुछ बदलाव होता भी है, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी निकल कर आते हैं। आज जिस परिवेश में हम रहते हैं, आज के इस वातावरण में हम समझते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं, बहुत ही फास्ट मूविंग लाइफ है। तो ऐसे समय पर आप भारत की आध्यात्मिकता को या जो हमारे स्पिरिचुअल रूट्स हैं या स्पिरिचुअलिटी के जो एसेंसेस हमें कहीं ना कहीं परवरिश से मिली है या बड़ों से मिली है या ओवर द ईयर्स हमें पास ऑन करते हुए आए हैं, आज उस स्पिरिचुअलिटी की कोई अहमियत आप आज के समाज में देखते हैं? आपके हिसाब से क्या रोल स्पिरिचुअलिटी प्ले करती है? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं तो कहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी एक जीवन का आधार है, अच्छे जीवन का आधार है। और स्पिरिचुअलिटी ये ख़त्म हो गई है, या जो कहेंगे मॉरल एजुकेशन जो ख़त्म हो गई है, उससे आप ये हर तरह के नेगेटिव रिजल्ट देख रहे हैं आज। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये स्कूल लेवल से ही, बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी को एक एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट या अभिन्न अंग बनाया जाए। तो मुझे तो खुशी होती है कि आज जो सरकार है भारत में, वो चाहती है कि मोरालिटी को लाया जाए और स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस किया जाए और हमारे रूट्स को हम पहचानें। हमारी सभ्यता के जो पुराने रूट्स हैं जिसमें मॉरल एजुकेशन का बड़ा योगदान रहा है, उसको रिस्टोर किया जाए। तो मैं तो कहता हूँ कि राम राज्य लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि स्पिरिचुअलिटी आए। उससे क्या होता है कि हम दूसरों की कंसर्न से वाकिफ़ रहते हैं और ऐसा काम नहीं करते जिससे दूसरों को नुकसान हो, दूसरों को ठेस पहुँचे। वो कॉन्शियसनेस रहती है। अगर स्पिरिचुअलिटी हमने थोड़ा सा ज्ञान से पढ़ी है, स्वच्छता जैसे है, वो भी स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है। तो ये बच्चे को ही अगर सिखाया जाए कि
स्वच्छ वातावरण क्या होता है, स्वच्छता की क्या अहमियत है। दूसरों ट्रैफ़िक के बारे में, हम गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उससे दूसरों को क्या नुकसान हो सकता है, कैसे चलाई जाए, ट्रैफ़िक लाइट पे कैसे रोका जाए, बाईं तरफ कैसे चला जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के बारे में सोचें, कुछ भी काम करें, हुँ, कि हमारा कोई एक्शन दूसरों के लिए हानिकारक तो नहीं बन रहा है। हम स्पीड से निकल जाते हैं, वो दूसरों का लाइफ़ एंडेंजर करते हैं। तो ये चीज़ें बचपन से ही अगर रूट में डाली जाएँ, तो मैं तो कहता हूँ इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होगा। और इसके लिए जो ब्रह्म कुमारीज़ की एजुकेशन है, हुँ, वो शायद मैं इसीलिए अट्रैक्ट हुआ कि हम पहले दिन जब गए, हमें पता नहीं था ब्रह्म कुमारीज़ क्या, कलकत्ता में हम रहते थे वहाँ पर। तो एक दिन जा रहे थे, देखा ब्रह्म कुमारी का बड़ा बोर्ड था, तो हमने सोचा देखें क्या होता है। एक दिन हुँ, गए, पहले दिन से ही जो बातें हुई, हमें लगा कि यही है वो सेंटर जो हमारे मन की जितनी शंकाएँ हैं, वो दूर कर सकता है। और मन की जो ओरिएंटेशन हमारी पहले से थी, उससे इतना मेल खाता था, हुँ, तो हम यहाँ के अनुयायी बन गए। तो मैं तो कहता हूँ कि ब्रह्म कुमारी जो पीस और हैप्पीनेस और ये जो सोच है, ये स्टार्ट्स फ्रॉम विदिन एंड देन स्प्रेड्स टू योर फैमिली, योर सोसाइटी, योर स्टेट, योर कंट्री एंड इंटरनेशनली। तो ये तो कहता हूँ कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी। ये आप जो अभी बता रहे थे कि ब्रह्मा कुमारी इसके साथ का आपका ये जो संपर्क रहा है उससे आपने बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ें देखी और वो रेज़ोनेंस आपको देखने को मिला कि आपकी विचारधारा से कैसी चीज़ें मेल खाती थीं। यहाँ आप आए हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के मुख्यालय पर, यहाँ पर भी बहुत कुछ आपने देखा होगा। ब्रह्मा कुमारीज़ को नज़दीकी से देखने का भी आपका मौका मिला होगा। अगर कुछ 2-3 चीज़ें जो आपको यहाँ पसंद आई या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये लोगों को देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ऐसी कोई चीज़ आप शेयर करें दोस्तों के साथ? मैं तो कहूँगा कि हर गवर्नमेंट ऑफिसर को यहाँ आना चाहिए और कमिटमेंट जो यहाँ वातावरण में जो परवेड कर रही है, उसको महसूस करना चाहिए। देखिए, कमिटमेंट अगर पॉजिटिव है, अगर सोच पॉजिटिव है, तो देश अपने आप तरक्की करेगा, काम अपने आप हो रहा है। यहाँ मैंने किसी को कोई कमांड देते हुए नहीं सुना। हुँ, ये सेल्फ मूविंग ऑर्गेनाइजेशन है। सब अपना काम जानते हैं क्या कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए गियर नहीं है, गियरलेस ऑर्गेनाइजेशन है, अपने आप मूव कर रही है। तो ये एक बड़ा संदेश है सबके लिए कि यहाँ आके देखें और कमिटमेंट के क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं, पॉज़िटिव सोच के क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं, वो महसूस करें। और मैं कहता हूँ अगर सरकार या देश अगर इस रफ्तार से चलता है, तो भारतवर्ष को नंबर 1 वर्ल्ड में बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। रिज़ल्ट अपने आप आ रहे हैं यहाँ पर देखिए, और कोई चीज़ कठिन लगती नहीं, हुँ, आसानी से सब काम हो रहे हैं। और बस क्या चाहिए, पॉज़िटिव सोच और कमिटमेंट। हुँ, बस ये 2 चीज़ें थोड़ा-सा रखें, तो आपको ना यहाँ किसी रिटर्न की चिंता है, ना कोई आपस में वो द्वेष है, ना कोई वन अपमनशिप है। आप सभी अपना-अपना काम किए जा रहे हैं और रिज़ल्ट अपने आप हो रहे हैं। मतलब जो एनर्जी नेगेटिव सोच में वेस्ट होती है दूसरी जगहों पर, मैं तो कहूँगा इवन गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़ में भी हुँ। बहुत वेस्ट होती है एनर्जी। तो अगर ये पॉज़िटिव सोच वहाँ चली जाए, तो हर गवर्नमेंट ऑफ़िस एक सेल्फ परफॉर्मिंग सेंटर बन जाए। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। मैं समझता हूँ हमारे दोस्तों के लिए आपके मुँह से ये बात सुन पाना एक वैलिडेशन देता है, वरना लोग अक्सर समझते हैं कि हाँ, ऐसा होता होगा। बट जब आप एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन के अलग-अलग पड़ाव में इन चीज़ों को करीबी से और बारीकी से देखा है, वो इन चीज़ों को कहता है तो फिर लोगों को समझ में आता है कि हाँ, जी। ये एक परिवर्तन है। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज आप समय निकाल कर आए। नमस्कार। श्री भाई, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और ब्रह्म कुमारी इसका भी कि यहाँ आने का मुझे मौका मिला, और इस इंटरव्यू के लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पवार जी से। आप उनके जीवन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने लिए देख सकते हैं। व्यक्ति जब कुछ हासिल करता है तो उसने अपने लिए कुछ न कुछ जीवन की धारणाएँ बनाई होती हैं और उन्होंने जिस सादगी से ये चीज़ कहा कि क्रिटिसिज़्म से बचना, एक सकारात्मक चोज़, एक सोच ऐसी रखना कि हम पॉज़िटिव ही देखें। अगर
इतना अगर हम करना शुरू करें तो फिर अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ बदल सकता है। आशा करते हैं कि आज की एक मुलाकात से आपने बहुत सारी चीज़ें उठाई होंगी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।